आज हम मॉडल टेस्ट पेपर 13 करने वाले हैं। 12 हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी सभी प्रकार की जो भी जानकारी है, जो भी वीडियो है, इसके अलावा जो भी जानकारी यूट्यूब पर तो कोई वीडियो बना सकते हैं। जो जानकारी हमें सीधी डालनी होती है या कोई नोट्स टाइप की कोई चीज़ें डालनी होती है, तो प्रत्येक वीडियो के नीचे हमने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं, तो आपको प्रत्येक जानकारी है वो समय पर मिलती रहे। जब आपको टेलीग्राम देखना हो तो देख लें, लेकिन टेलीग्राम से जुड़कर जरूर रहें, जिससे आपको जानकारी है उस समय पर मिल जाए। ठीक है, कोई भर्तियों की जानकारी है, कोई और जानकारी है, तो सारी जानकारी है तो वो हम उस पर डालते रहते हैं। आज हमारा पेपर है मॉडल टेस्ट पेपर 13 नंबर। 5 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के हैं, 10 करंट जीके के, उसके बाद इतिहास के हैं। इस हिसाब से सेकंड वीडियो में हमने सारा बता दिया है। और सभी साथियों से उम्मीद की जाती है कि जब हम आपके लिए इतना समर्पित हैं, सॉलिड पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, सब कुछ यूट्यूब पर फ्री में करवा रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बी पॉजिटिव रहें। जितना ज़्यादा बी पॉजिटिव रहोगे उतना ही आपको फायदा होगा, उतना ही आप आगे बढ़ पाओगे। पॉजिटिव रहते हुए, दूसरों की मदद करते हुए आगे बढ़िए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारी पूरी टीम को है वो मोटिवेशन मिले। चलो हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये संविधान की विशेषताओं में यही स्त्रोत कहाँ कहाँ से क्या लिया गया है? सबसे ज्यादा लिया गया है वो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। उसके बाद अगर किसी देश का पूछे सबसे अधिक हमने लिया है तो वो लिया है ब्रिटेन से। ये हमने लिया है व्यापार, वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया है इसके अलावा? समवर्ती सूची ली है। प्रस्तावना की भाषा ली है। प्रस्तावना हमने अमेरिका से। ठीक है, हम अमेरिकन, हम भारत के लोग, वहां हम अमेरिकन। तो सबसे पहले विश्व का पहला लिखित संविधान है वो अमेरिका का है। ठीक है, ऐसे आयरलैंड में भी लिखा हुआ है, हम आयरलैंड के लोग। और लास्ट में अधिनियमित, आत्मर्पित, समर्पित, इसको हम अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। लास्ट जो शब्दावली है हमारी प्रस्तावना की, वो भी हमने आयरलैंड से उठाई है। लेकिन अगर प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना कहां से उठाई है, तो प्रस्तावना हमने ली है अमेरिका से। और इसकी भाषा पूछ ले तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है। और क्या लिया है? समवर्ती सूची ली है। समवर्ती सूची ली है। और क्या लिया है? जो दो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो एक बार इनको देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ और राज्यों के बीच के तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के नियमन में से किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो वो मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। मौलिक क्षेत्राधिकार कह दो, मूल कह दो, आरंभिक कह दो, आरंभिक कह दो, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कह दो, समीपवर्ती कह दो, एक ही बात है। समीपवर्ती, ये शब्दावली अलग अलग, ठीक है ना, ये कहीं भी आपको लिखी मिले तो इसका मतलब होता है मौलिक क्षेत्राधिकार, मूल या आरंभिक या प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार का मतलब होता है डायरेक्ट वो मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, दूसरी जगह वो मामला नहीं जाएगा। इस तरह के कौन कौन से मामले हैं? इस तरह के ऐसे 3 तरह से भी बांट सकते हैं, 2 तरह से भी बांटते हैं। भारत सरकार और किसी राज्य का मामला या राज्यों का मामला, भारत सरकार और कुछ राज्यों का मामला, या 2 से अधिक राज्यों का मामला, ये प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार है। प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार वो होता है जो मामला डायरेक्ट केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, किसी हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। यह अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से संविधान से ली गई है। और अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार है, वो अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन है, वो अमेरिका से लिया गया है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का जो विचार है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से है। ये दो प्रस्तावना का विचार ये तो लिया गया है अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता का है वो भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। बहुत सारे प्रावधान हमने अमेरिका से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद उत्तरदायी है। भारत में जो केंद्रीय मंत्री परिषद है वो उत्तरदायी है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, बिल्कुल, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। अनुच्छेद 75(1) इसमें क्या लिखा होगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75 क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है? व्यक्तिगत रूप से कि मंत्री है वो किसके प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा? राष्ट्रपति के। क्यों? राष्ट्रपति ही मंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति बर्खास्त करता है। तो व्यक्तिगत रूप से है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद। और सामूहिक रूप से बात करें तो अनुच्छेद 75 क्लॉज 3, अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 इसमें लिखा है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद है और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा नहीं लिखा हो तो फिर ही आपको विधायिका या संसद करना है, नहीं तो लोकसभा करना है। क्यों? जनता का प्रतिनिधित्व तो लोकसभा करती है, राज्यों का करती है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आता है? ये क्वेश्चन अपना वापस आ गया। देखो, ये है मौलिक क्षेत्राधिकार, मूल या आरंभिक, प्रारंभिक, समीपावर्ती। ये 5 नंबर क्वेश्चन यही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक कह दो, प्रारंभिक कह दो, मूल कह दो, मौलिक कह दो, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। इसमें भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का मामला, बिल्कुल सही है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, नहीं, ये नहीं जाता। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, ये भी नहीं जाता। ये तो सीधा सेंटर के अंडर में होता है। ठीक है ना। संघ राज्य क्षेत्र तो सीधा सेंटर के अंडर में होता है। 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये 2 कंडीशन है। तो अपना उत्तर हो जाएगा 1 और 4, उत्तर हो जाएगा स। ठीक है। भारत सरकार या किसी राज्य का विवाद है, भारत सरकार या कुछ राज्यों का, या भारत सरकार या राज्यों का विवाद है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का विवाद है। ठीक है। तो ये मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। डायरेक्ट केवल सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। कालीबाई बिल, इसमें थोड़ा सा गलत लिखा गया है। ठीक है। कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत किस आयु वर्ग की महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते हैं? ये स्कूलों में, आंगनबाड़ियों में। ठीक है। ये क्यों उपलब्ध करवाए जा रहे हैं? यह योजना है वो महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने शुरू की है। बहुत अच्छी योजना है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन अभी पीछे आरएस में भी पूछा गया था। ठीक है। तो ये 10 से 45 वर्ष के बीच की महिलाओं के लिए ये कालीबाई भील उड़ान योजना है वो शुरू की गई है। ठीक है। इसमें कई बार वो बना के भी देगा कितने नैपकिन देनी है, तो ये सारी चीजें पूरी देख लेना।
नवगठित महिला पुलिस बटालियन और उनकी स्थापना के संबंध में सही मिलान कीजिए। अभी पहले अपने शायद 18 बटालियन थी और 3 महिला बटालियन और बना दी गई है। पहले 1 महिला बटालियन थी, ठीक है, तो महिला बटालियन तो 4 हो गई, शायद 21 हो गई है। एक बार थोड़ा सा कन्फर्म कर लें, देख लें। तो ये 3 महिला बटालियन बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? पद्मिनी है, वो कहाँ पर बनाई गई है? सीकर में। पद्मिनी कहाँ पर बनाई गई है? सीकर में, बी। कालीबाई अलवर में, ए, ठीक है, तो बी ए इसी में, बस उत्तर आ गया अपना, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अमृता देवी ये बाड़मेर में, ये 3 बटालियन में बनाई गई है, बी ए सी, बी ए सी, ठीक है, ये अपना उत्तर हो जाएगा। राजस्थान सरकार की नई किरण योजना किससे संबंधित है? राजस्थान सरकार ने नई किरण योजना शुरू की है, ये किससे संबंधित है? नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना से संबंधित है। नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना से संबंधित है। इसमें क्या है? कॉलेजों में नई किरण नाम से केंद्र स्थापित किए जाएंगे और कॉलेज के अंदर 50 छात्रों को इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। ये युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने और स्वास्थ्य के प्रति सजग करने के लिए योजना बनाई गई है। युवा पीढ़ी को नशे से दूर करने के लिए ये योजना नई किरण योजना है, तो वो सरकार की शुरू की गई है, नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना से संबंधित है। अमृत 2.0 2.0 योजना अंतर्गत प्रस्तावित कार्य कौन से है? यह केंद्र सरकार की शहरी पेयजल परियोजना है, बिल्कुल सही है। जयपुर शहर में आगामी 2 वर्षों में पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ीकरण पर 1,003 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान रखा है, तो ये दोनों ही सत्य है, 1 और 2 दोनों ही सत्य है। अपना उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। जैसलमेर स्थित फायरिंग रेंज का नया नामकरण क्या कर दिया गया है? अटल फायरिंग रेंज कर दिया गया है। दोस्तों, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है, राजीव गांधी के नाम से योजनाएं हो जाती है, और जैसे बीजेपी सरकार आती है तो अटल जी के नाम से योजनाएं आ जाती है। जैसे अपने पंचायत घर गांव में थे, पहले राजीव गांधी नाम था उनका, बाद में अटल कर दिया गया, वापस कांग्रेस सरकार आई, फिर राजीव गांधी भवन कर दिया गया, अब वापस उनका अटल सेवा केंद्र कर दिया गया, ठीक है। इसमें यह गृह विभाग द्वारा सीएम की मंजूरी के बाद इसका आदेश जारी किया गया, तो अटल फायरिंग रेंज नाम कर दिया गया है। जो जैसलमेर स्थित फायरिंग रेंज थी उसका नामकरण किया गया अटल फायरिंग रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल ई गवर्नेंस अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सटाइल अपैरेल पॉलिसी 2025, अपैरेल होता है परिधान या वस्त्र, परिधान या वस्त्र, वस्त्र नगरी कौन सी है? भीलवाड़ा। अपैरल, ठीक है, टेक्सटाइल अपैरल पॉलिसी 2025 का उद्देश्य क्या है? प्रदेश को वस्त्र परिधान में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना, यह भी सत्य है। 40,000 करोड़ रुपए का संभावित निवेश लाना, यह भी सत्य है। रोजगार सृजन, कौशल विकास, नवाचार और उत्पादकता को बढ़ावा देना, यह भी सत्य है। तो इसका मतलब तीनों ही ऑप्शन सत्य है, तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज पुनर्गठन 2025 के संबंध में असत्य पूछ रहा है। असत्य कथन कौन सा है? ये पंचायती राज से संबंधित आपसे एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, सही, वो राजस्व गांवों के 150 की संख्या पे और आदिवासी क्षेत्र है उनमें 100 की संख्या पे राजस्व गांव घोषित किया जाएगा। ऐसी पंचायत के बारे में पूछ लेगा, कितनी जनसंख्या पर पंचायत समिति, कितनी ग्राम पंचायत आएगी, 25, हमने पिछले मॉडल पेपर में किया था। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। सामान्य जिलों में ग्राम पंचायत बनाने की न्यूनतम सीमा है वो 3,000 की आबादी है, ये भी सही है। दूरस्थ और रेगिस्तानी इलाकों में ग्राम पंचायत बनाने के लिए न्यूनतम आबादी है वो 2,000 निर्धारित की गई है। हमने राजस्व गांव के बारे में पढ़ा था, तो सामान्य में हमने पढ़ा था राजस्व गांव उसे बनाया जाएगा 150 की आबादी, और जो आदिवासी है उनमें 100 की आबादी, ठीक है ना। राजस्व गांव मतलब उसको पानी बिजली की सुविधा मिलेगी। फिर
नए जिलों सहित जिला परिषदों की संख्या 41 हो जाएगी। जिले 41 होंगे तो जिला परिषद ऑटोमेटिक 41 होगी। 1 लाख आबादी पर पंचायत समिति में 15 वार्ड होंगे। ठीक है, 3000 की आबादी पर 7 वार्ड, इस तरह से इन्होंने किया है। परंतु प्रत्येक 15,000 की आबादी पर एक नया वार्ड और बनेगा, ये गलत है। 2 नए वार्ड बनेंगे, 2 नए वार्ड बनेंगे। तो ये एक बार पंचायती राज वाला आपको पूरा देख लेना है। तो ये अपना उत्तर हो गया 4। असत्य पूछा है, गलत कौन सा है, तो 4 नंबर हो गया। 13 नवंबर 2024 को राजस्थान विधानसभा की कितनी सीटों पर उपचुनाव हुए, तो 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे, 7 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे। एक तो होता है साथियों आम चुनाव, आम चुनाव में सारी सीटों पर एक साथ चुनाव होता है। एक होता है बाई इलेक्शन कह दिया उपचुनाव, उसमें कोई सीट बीच में 1 2 4 5 सीटें जो बीच में रिक्त हो जाती है उस पर चुनाव होता है, उसे बाई इलेक्शन कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं। एक होता है मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव में समय से पहले, लोकसभा या विधानसभा को समय से पहले भंग करके दोबारा चुनाव कराया जाता है। 5 साल सामान्यतः कार्यकाल विधानसभा लोकसभा का 5 साल होता है, उससे पहले 2 महीना करो, 1.5 साल करो, साल करो, उससे पहले टाइम से पहले भंग करके दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं, उसे कहते हैं मध्यावधि चुनाव। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के रख रखाव, मरम्मत व नवीनीकरण के लिए कौन सा संस्थान तकनीकी विकसित करेगा, तो वो अपना आईआईटी जोधपुर करेगा। अपना आईआईटी कहाँ है, राजस्थान का एकमात्र सरकारी आईआईटी संस्थान है वो जोधपुर में है। ठीक है, आईआईएम कहाँ है, उदयपुर में। आईआईएम कहाँ है, उदयपुर में। तो ये आपको याद रखना है। अब आपको रोहित सर है और राजस्थान में इतिहास करवाएंगे। चलिए, पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया है। नील रतन बनर्जी, ये अपने पढ़ चुके हैं वैसे तो। जब भी नील रतन बनर्जी का नाम आए, कैलाशनाथ दीक्षित का नाम आए, तो इन्होंने कौन सी सभ्यता का उत्खनन किया है, वो है आपकी बेराट सभ्यता। ठीक है, बेराट सभ्यता कहाँ पड़ती है, कोटपुतली, बहरोड, बाणगंगा नदी के किनारे है। यहाँ पर सबसे पहले जो खोज का कार्य है वो आपके कैप्टन बर्ट ने किया था 1837 के आसपास। उन्होंने अशोक का भब्रू शिलालेख खोजा था, जिसके अंदर अपने बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, संघ और धम्म का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर उत्खनन की बात करें तो 1937 के आसपास यहाँ पर आपके दयाराम साहनी ने उत्खनन किया। उसके बाद 1962 के आसपास यहाँ पर आपके नील रतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित, दोनों ही नाम याद रखने हैं, यहां पर उत्खनन का कार्य किया। ठीक है, और ये जो आपकी बेराट सभ्यता है, मौर्य काल के यहाँ पर अवशेष मिले हैं। कपड़े के अंदर बंधी हुई बहुत सारी मुद्राएं मिली हैं, जिनके अंदर 8 पंचमार्क सिक्के हैं, 28 आपकी यूनानी मुद्राएं हैं, जिनमें से 16 मिनांडर के काल की है। अकबर के काल की यहाँ पर टकसाल देखने को मिलती है। तो बहुत सारे अवशेष यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, तो डी नंबर होगा। चलिए, अगला है, किस शासक को प्रतिहारों में पितृहंता कहा गया है। किसको कहा गया है अभी, नागबड़ द्वितीय को, रामभद्र को, महेंद्रपाल प्रथम को, या फिर महीर भोज प्रथम को। तो ये इसका उत्तर क्या होगा अभी आपका, महीर भोज प्रथम, क्योंकि ये रामभद्र क्या थे, इनके पिता थे। रामभद्र को मारकर ही क्या है आपके महीर भोज जो है शासक बनते हैं। इनको प्रतिहारों का या प्रतिहार शासकों
पितृहंता बोला जाता है इनको। नागभट्ट द्वितीय के बाद यहाँ पर रामभद्र शासक बनते हैं और इनको मार करके इनके पुत्र महिर भोज शासक बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो प्रतिहारों में जो पितृहंता है वो कौन है? महिर भोज। बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। जो अरब यात्री सुलेमान है वो इन्हीं के टाइम पर क्या है आपके भारत आए थे। उन्होंने इन्हें क्या बोला है? इस्लाम का शत्रु बोला है। महिर भोज को बोला है इस्लाम का शत्रु। किसने? अरबी यात्री है सुलेमान। इनके अलावा इनकी उपाधि याद रख लेना। बगरमा लेख में इनको संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया है। इसके अलावा काफी बार पूछी गई है। आदिवरा है और प्रभास, दोनों ही क्या है इनकी उपाधियां हैं। जो आपका दौलतपुर वाला अभिलेख है उसके अंदर प्रभास उपाधि है और ग्वालियर प्रशस्ति है उसकी रचना भी इन्हीं के टाइम हुई जिसके अंदर इन्हें आदिवरा बताया गया। ठीक है, अगला है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, 18 जून 1576 और आपके गोपीनाथ शर्मा है वो इस युद्ध की जो दिनांक है वो क्या मानते हैं? 21 जून। सेना के अंदर मैंने आपको बताया है जब युद्ध होता है तो दो भाग होते हैं, एक हरावल भाग, ठीक है, और एक चंद्रावल भाग। अरावल का मतलब होता है आगे वाली सेना और चंद्रावल जो पीछे वाला भाग। ठीक है, जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है उसके अंदर जो भील सेना का कमांडर होता है वो कौन होता है आपके? राणा पुंजा, लुंगा, जीवसा या तारा भील। क्योंकि जब अपने महाराणा प्रताप को पढ़ते हैं तो उस समय पढ़ते हैं महाराणा प्रताप ने अपनी सैन्य ताकत मजबूत करने के लिए भीलों पर विश्वास जताया था। जितने भी भील थे उनको क्या है अपनी सेना के अंदर ऊंचे पदों के ऊपर स्थापित किया था। और ये जो आपके पुंजा भील है ये एकमात्र भील है जिन्हें राणा की उपाधि लगाने का अधिकार प्राप्त था। और हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर जो चंद्रावल यानी पीछे वाली सेना का भाग होता है उसका सेनापति कौन था आपके? तो ये पुंजा भील ही थे, याद रख लेना भी। ए नंबर ऑप्शन होगा। अगला है निम्नांकित में से कौन सा तथ्य जो है आपका असत्य है? यहां पर जो तथ्य दिए गए हैं उनमें से असत्य कौन सा है? मुगलों के साथ वैवाहिक संबंधों ने राजपूत मुगल गठबंधन को दृढ़ता प्रदान की, ये बात तो ठीक है भी। अगला है जहांगीर ने मानसिंह का जो मनसब है वो घटा दिया, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्योंकि अकबर ने जो मानसिंह को कितना मनसब कर दिया था अपने अंतिम समय में? 7000। ठीक है, लेकिन जो जहांगीर है इनकी ज्यादा मानसिंह के साथ बनती नहीं थी। जब ये शासक बने तो इनका जो मनसब है घटाकर वापस कितना कर दिया था? 5000 कर दिया था। इनके जो विश्वास पात्र जो मुख्य सेनापति थे वो कौन थे? बीकानेर के राय सिंह जी थे। क्योंकि बताया जाता है ये जो मान सिंह है ये अपने भांजे को अगला क्या है उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे या अगला बादशाह बनाना चाहते थे। फिर है मान सिंह अकबर के काल में 10,000 मनसबदार बन गया था, ये कथन गलत है भी। अधिकतम कितना? सर्वाधिक जो है आपके मान सिंह जी के पास था अपने राजपूत शासकों में 7000। 10,000 जो आप यहाँ पर दे रखा है ये गलत है, तो ये अपना कथन गलत हो जाएगा। अगला है राजपूत शासकों ने मुगल सत्ता के लिए यथेष्ट योगदान दिया, ये तो ठीक है भी। क्योंकि इन्होंने क्या है मुगलों के साथ संधियां कर ली, मेवाड़ को छोड़कर जो अधिकांश अपने राजस्थान के अंदर जितनी भी रियासतें थी उन्होंने संधियां कर ली थी मुगलों के साथ। अगला पढ़िए 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में हुई? नीमच में हुई, ब्यावर में हुई, खेरवाड़ा में हुई और नसीराबाद। सीधी क्रांति के अंदर अपने पढ़ते हैं ब्यावर और खेरवाड़ा, ये दोनों ऐसी छावनियां थी जिन्होंने क्या है आपकी जो क्रांति के अंदर क्या है क्रांति में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो यहां पर तो वैसे ही शांति थी। अब बचा अपना नीमच और नसीराबाद। अपने जो राजस्थान के अंदर क्रांति की शुरुआत होती है वो 28 मई 1857 को होती है। ठीक है, और सबसे पहले क्रांति कौन सी छावनी के अंदर होती है? नसीराबाद के अंदर 28 मई 1857। यहां पर बंगाल से आई एक टुकड़ी होती है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, उसके द्वारा क्या है यहां पर विद्रोह किया जाता है। क्योंकि यहां पर अपने जो एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस, उनको सूचना मिल जाती है
19 मई को। और नई नई अभी बंगाल से ये टुकड़ी आई थी, इसका अजमेर से ट्रांसफर कर देते हैं नसीराबाद। ठीक है, तो इनके दिमाग में पहले से ही चल रहा था, तो ये 28 मई को क्या है विद्रोह प्रारंभ कर देते हैं, और 30 मई को इनके साथ 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी जुड़ जाती है। तो ये जो आपके मेजर स्पोर्टिसवुड है और कर्नल ल्यूबरी है, इनकी जो है क्रांतिकारियों के द्वारा इनको मार दिया जाता है। और एक यहां पर याद रख लेना आप, कर्नल पेनी, कर्नल पेनी, पेनी जो है पेनी करगे, इनकी जो मृत्यु है वो हृदयाघात से होती है। क्रांतिकारियों को देख रहे हैं, इनकी यहाँ पर क्या है हृदयाघात से मृत्यु हो जाती है। और सबसे पहले राजस्थान के अंदर क्रांति की शुरुआत भी कहाँ से हुई, नसीराबाद से। नीमच के अंदर जो क्रांति होती है वो 3 जून 1857 को होती है, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, अगला है भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का नाम क्या है? गोपीनाथ शर्मा, सूर्यमल मिश्रण, मथुरालाल शर्मा या फिर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के जो आपके लेखक है वो कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। काफी बार पूछा गया प्रश्न। ये आपके हाथल गांव जो कि सिरोही में पड़ता है। ठीक है, और इनके जो गुरु है वो कौन थे आपके? श्यामल दास, वीर विनोद के लेखक। डी नंबर ऑप्शन होगा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो आपके जो गुहिल शासक है या राजपूतों को जो क्या है आपके सूर्यवंशी या फिर चंद्रवंशी मानते हैं, जितने भी इतिहासकार हैं उनमें से अधिकांश बातों का जो विरोध प्रकट किया है वो आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन होगा। तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के जो आपके कौन है लेखक? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनका क्या है, ये पूछा भी जाता है ये कहां से है, तो ये ध्यान रखना सिरोही से है। अगला है राजस्थानी संस्कृति में जानोट्टन क्या है भी? जानोट्टन वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन, भूमि के एक माप, एक प्रकार का लोकगीत या एक कृषि कर। तो ये वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला क्या है? भोजन है, जानोट्टन। अगला है लांगुरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण है? ठीक है, लांगुरिया जो नृत्य है किस मेले का मुख्य आकर्षण है? करणी माता मेला जो कि आपके देशनोक बीकानेर के अंदर भरता है, चैत्र और आश्विन नवरात्रों के अंदर। जीणमाला आपके जीण माता का जो मेला है रिवासा सीकर के अंदर भरता है, देशनोक रेवासा के अंदर भरता है। सील डूंगरी चाकसू तहसील जयपुर, इससे बैलगाड़ी मेला भी बोला जाता है। जो शीतला माता का मेला भरता है सील डूंगरी चाकसू तहसील जो कि जयपुर में पड़ती है, यहाँ पर इसे बैलगाड़ी का मेला भी बोला जाता है। अगला आपका कैला देवी माता का मेला करौली के अंदर त्रिकोट पर्वत के ऊपर कितनी बार पड़ा है? और ये जो मेला भरता है इसे लक्खी मेला के नाम से अपने जानते हैं। ठीक है, और जो लांगुरिया नृत्य है वो इसकी क्या है विशेषता है कैला देवी मेले की। ठीक है, कहां भरता है? करौली के अंदर भरता है, इसे लक्खी मेला के नाम से भी अपने जानते हैं। डी नंबर ऑप्शन होगा। अगला है बतुल बेगम का जो संबंध है वो राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? बतुल बेगम राजस्थान के अपने जयपुर की लोक गायिका है। ठीक है, और वैसे इनका जो जन्म है वो डिडवाना के अंदर हुआ है, आपके डुडवाना कुचामन के अंदर एक गांव पड़ता है, कापेरा कापेरा ऐसा से कुछ है। ठीक है, तो इनका जो संबंध है वो कौन सी गायन परंपरा से है? गंधर्व गान, कव्वाली गायन, मांड गायन। मांड गायन से है, सी नंबर ऑप्शन होगा। क्या होगा? मांड गायन से है, भजन का गायन करती है ये। और अभी इसी वर्ष इनको क्या है 2025 के अंदर, जनवरी 2025 के अंदर इनको भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। और 2021 का ये दिया गया था 2022 के अंदर, लेकिन 2021 का जो नारी शक्ति सम्मान है ये भी किसको मिला है? आपके बतुल बेगम को मिला है। ठीक है, इनका जन्म डिडवाना कुचामन में हुआ है और वर्तमान में जयपुर के अंदर आपकी मांड गायिका और भजन गायिका है, सी नंबर होगा। और अभी हाल ही के अंदर क्या है, क्योंकि राजस्थान से बिलोंग करते तो प्रश्न पूछ सकता है, जनवरी 2025 के अंदर क्या है इनको भारत सरकार द्वारा पद्म श्री दिया गया है, क्योंकि इन्होंने मांड गायन को जो क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है।
अगला है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे, कौन थे भी आपके? मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य या फिर चैतन्य महाप्रभु। ये जो चैतन्य महाप्रभु है ये आपके गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से हैं। इनका संबंध किससे है भी? इनका संबंध तो बंगाल से है। कहां से है? बंगाल से है, तो ये नहीं होगा। तो पुष्टि मार्ग के जो आपके प्रवर्तक है वो कौन है? वल्लभाचार्य। सी नंबर ऑप्शन होगा, वल्लभाचार्य। इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? तो इन्हीं के नाम पर याद रख लेना, वल्लभ संप्रदाय। प्रधान पीठ कहां है अपने? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। नाथद्वारा जो कि पड़ता है राजसमंद के अंदर, जहां पर आपके श्रीनाथ जी की मूर्ति लगी हुई है। ठीक है। और इनके जो पुत्र थे विठलनाथ जी, उन्होंने क्या है अष्टछाप भक्त मंडली भी बनाई थी। निम्बारक जो संप्रदाय है वो निम्बकाचार्य ने चलाया था, जिसकी प्रधान पीठ आपकी इस्लामाबाद अजमेर के अंदर है। एक अपने रामानंदी पढ़ते हैं, रामानुज। ठीक है। जिसका इनके क्या है दर्शन पूछ लिए जाते हैं, जिसका दर्शन क्या है? विशिष्टाद्वैत। और जो आपका निम्बकाचार्य है इसका कौन सा है दर्शन? द्वैताद्वैत या फिर भेदाभेद। इनका दर्शन पूछे तो शुद्धाद्वैत। और रामानंदी का पूछे तो विशिष्टाद्वैत। ठीक है। मध्वाचार्य इन्होंने गौड़ीय या फिर ब्रह्म संप्रदाय चलाया था। इसका अगर आपसे दर्शन पूछे तो केवल द्वैतवाद। निम्बकाचार्य का है द्वैताद्वैत और इनका है केवल द्वैतवाद। इनके दर्शन काफी बार पूछे जाते हैं, तो याद रखना भी। सी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए अगला है हिंदी के प्रश्न अब आपके। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अंतः प्लस में निहित, अंतर प्लस निहित। ये तो आगे गलत दे रखे हैं भी आपका। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अंतः प्लस में निहित कौन सी संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा आपका। रह का आगमन होता है इसमें। निम्न में से किस विकल्प में केवल जो है आपके प्रत्यय का प्रयोग, केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है? ही प्रयोग किया गया है। देखो निपात दे रखा है, जोर दिया जा रहा है। अप्रिग्रह, अपोट, प्राश्रित, तो पर उपसर्ग आ गया, काट दो इसको। विनाशिक, आक्षेपित, आधिपत्य, ये भी नहीं होगा आपका। रासायनिक एक प्रत्यय है। पाश्विक, कल्पना प्लस में काल्पनिक। ठीक है। अगला है प्राधीन, पर प्लस में अधीन, यहां पर भी उपसर्ग आ गया, केवल सी नंबर होगा भी। बिल्कुल आसान सा है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प जो है आपका अनुपयुक्त है, उसका चयन कीजिए। खग, खग माने पक्षी भी होता है, बाण भी होता है, सूर्य भी होता है, अनेकार्थी शब्द दे रखे हैं। ठीक है। एक यहां पर गलत दिया गया, तो वो कौन सा ये छांटना है। चक्कर माने पहिया, सेना का एक व्यू और घेरा। ठीक है भी। चपल माने चंचल, पारा, जीप, ये गलत है भी। चपल माने, चपल का मतलब होता है जो स्थिर नहीं रहता है, यानी तो चंचल भी हो सकता है, तेजी भी हो सकता है, लेकिन ये पारा और जीप ये गलत है। तो 3 नंबर अपना गलत है। चपला बिजली का पर्यायवाची होता है, मद लक्ष्मी, ठीक है। इसका मतलब ये बाकी तीनों सही है। सी नंबर यहां पर गलत है। चपल माने चंचल भी हो सकता है, तेजी भी हो सकता है, लेकिन पारा और जीप दे रखे हैं, ये गलत दे रखे हैं। बाकी ठीक है, याद कर लेना इनको। अगला है विलोम शब्द युगम नहीं है। कौन से यहां पर जो ये युगम दे रखे हैं उनमें से विलोम शब्द युगम नहीं है? परुष, परुष माने होता है कठोर, तो इसका विलोम हो गया कोमल। ठीक है। सदाशय का महाशय, ये गलत है भी। उद्दत माने अक्खड़ व्यक्ति, विनीत यानी सौम्य व्यक्ति। ठीक है। बर्बर और सभ्य, बाकी सभी ठीक है भी, ये गलत दे रखा है। सदाशय, सदाशय का मतलब होता है कोई अच्छा व्यक्ति या फिर दयालु व्यक्ति, तो इसका क्या होना चाहिए? निर्दयी या फिर क्रूर। महाशय, महाशय का क्या होगा अभी आपका? नीच व्यक्ति या फिर शूद्र।
महाशय का विलोम होगा आपका शूद्र, नीच, अधम, कुटिल। तो बी नंबर यहां पर आपका युग्म जो है गलत है, बाकी ठीक है। अगला देखिए, आशुतोष शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है आशुतोष, जो हमेशा रहने वाला है, जो प्रारंभ से चला आ रहा है, जो शीघ्र प्रश्न होने वाला है। 3 नंबर ऑप्शन। आशुतोष भगवान भोले शंकर का पर्यायवाची है, जो शीघ्र प्रश्न होते हैं। ठीक है, सी नंबर आएगा। जो शीघ्र प्रश्न होता हो उसी क्या बोला जाता है, आशुतोष भगवान शिव का पर्यायवाची है। अब आपके इंग्लिश के प्रश्न है, इट इज मीनिंगलेस टू वरी अबाउट योर फ्यूचर। तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचना, मीनिंगलेस का मतलब हो गया व्यर्थ है। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य में अपने को इसको बदलना है। डू यू मीनिंगफुली, ये तो उल्टा ही हो गया, अभी यहां पर लेस देर का, ये फुली, ये तो अर्थ का अनर्थ है, गलत है ये। वाई वरी अबाउट योर फ्यूचर, ठीक है। शुड यू वरी अबाउट, ये भी गलत है भी। डज वरिंग, डज भी दे दिया आईएनजी फॉर्म, गलत, बी नंबर होगा भी। वाई वरी अबाउट योर फ्यूचर, ये तो वैसे आसान ही है, इसका आप हिंदी अनुवाद कर सकते हो, अगर नहीं भी आता है फिर भी मतलब समझ रहे हो अच्छे से। अगला है ग्रामेटिक, इसके अंदर क्या है, मिस्टेक की जाती है, उसको पकड़ना होता है अपने को। द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, शी विल राइट ए लेटर, विल बी, इसका अपने को क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाना है, जो अपना सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो अपना क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, ए लेटर विल रिटन बाय हर, तो अब अपना सब्जेक्ट हो गया ए लेटर। यहां पर देखो रिटन ए लेटर, ये दोनों ही गलत है, ये तो वैसे ही गलत है। ए लेटर विल बी रिटन बाय हर, विल और सेल ये क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं, और ये हमेशा क्या है, इनके साथ बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ए लेटर विल, क्योंकि यहां पर देखिए क्या दे रखा है, विल राइट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसलिए विल बी, ये ठीक होगा, बी नंबर होगा भी इसका, काट दो इसको। ठीक है, ये देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग हो गया। बी हमेशा क्या है, फर्स्ट फॉर्म होती है, बेस्ट फॉर्म है। ए लेटर विल बी रिटन बाय हर, वैसे अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो भी क्या है, ये फिट बैठ रहा है, अगर अंदाजा भी लगाना हो तो भी काम चल सकता है। अगला देखिए, एंटोनियम ऑफ मोर्टिफाई। मोर्टिफाई का मतलब होता है अपमानित करना या फिर लज्जित करना, और इसका एंटोनियम यानी कि विलोम बताना है, होनर, होनर ही होगा भी, ऑनर, ऑनर नहीं, ऑनर, ऑनर माने कि किसी का सम्मान करना, ऑनर माने सम्मान। अबेस, इसका भी मतलब लज्जित करना ही होता है। चेस्टन, इसका मतलब निजी, क्रस माने कि कुचलना, तो ये तीनों ही नहीं है, ए नंबर ही होगा भी। अगला है रेगुलर। अब इसके क्या है, अपने को सफिक्स यानी कि किसके आगे फिट बैठेगा, ये डिसरेगुलर होता है क्या, रेगुलर का मतलब नियमित, तो डिसरेगुलर, इनरेगुलर, अनरेगुलर या फिर इरेगुलर, तो क्या होगा भी, इरेगुलर, अनियमित, नियमित का अनियमित, सफिक्स लगाना था, डी नंबर ऑप्शन। अगला है, अच्छा ये आपको अभी बर्थ सर करवाएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है भारतीय इतिहास का, नालंदा विश्वविद्यालय में रतन सागर क्या था। नालंदा विश्वविद्यालय में रतन सागर क्या था। पुस्तकालय, अध्यापक, छात्रावास और विषय क्या था। नालंदा विश्वविद्यालय में रतन सागर एक पुस्तकालय था। क्या था, पुस्तकालय। रतन सागर पुस्तकालय है वो सबसे प्रमुख पुस्तकालय था, सबसे प्रमुख
पुस्तकालय। इसमें 3 पुस्तकालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने पुस्तकालय थे? 3 पुस्तकालय, 3 पुस्तकालय थे। और सबसे प्रमुख, और यह 9 मंजिला था। जो रतन सागर था वो कितना मंजिला था? 9 मंजिला। इसमें एक तो है रतन रंजिका, रतन रंजिका, एक है रतन उदय, रतन उदय, और एक है रतन सागर, रतन सागर। तो ये क्या थे भाई? नालंदा विश्वविद्यालय में ये पुस्तकालय थे। क्या थे? पुस्तकालय थे। कहते हैं कि इन पुस्तकालयों में लगभग 90 लाख किताबें थी। कितनी किताबें थी? 90 लाख किताबें थी। और इसे किसने नष्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति थे बख्तियार खिलजी। किसने? बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी थे। उन्होंने इसको क्या कर दिया था? 13वीं सदी में नष्ट किया था। 13वीं सदी में क्या कर दिया था? नष्ट किया था। और इसकी स्थापना है नालंदा विश्वविद्यालय की दोस्तों, वो होती है 3री सदी में। किसके द्वारा? गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त के द्वारा, कुमार गुप्त के द्वारा। कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में महान चीनी यात्री हेनस्वांग भी यहाँ एक विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में काम किया था। विद्यार्थी व शिक्षक के रूप में काम किया था। कौन? हेनस्वांग, हेनस्वांग। ठीक है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुल हसन, यह तो जहांगीर के समय था। किशन दास, यह तो अपने राजस्थान से संबंधित है। उस्ताद मंसूर भी जहांगीर के समय था। दसवंत, कौन था? दसवंत। देखो भाई, अकबर के समय कौन कौन चित्रकार थे? अकबर के समय जो चित्रकार थे, एक तो था दसवंत, दसवंत के समय। उसके अलावा एक है बसावन। कौन सा? बसावन। और जो हुमायूं, 2 ईरानी चित्रकार जो अपने साथ लेकर के आया था, जो अकबर को उत्तराधिकारी के रूप में मिले थे, मीर सैयद अली, मीर सैयद अली, मीर सैयद अली। एक है अब्दुल हसन, अब्दुल ख्वाजा अब्दुल हसन। ये अपने को ध्यान में रखना है। दसवंत, बसावन, मीर सैयद अली, अब्दुल हसन, ये किसके दरबार के चित्रकार थे भाई? मुगल सम्राट अकबर के दरबारी चित्रकार थे। आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी हो जाएगा। अब देखो जहांगीर के, ठीक है, जहांगीर में जो चित्रकारी कला थी वो जहांगीर के समय सबसे चरम पर थी। ठीक है, तो जहांगीर के दरबार में कौन कौन से चित्रकार थे? एक तो था उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर। एक था अबुल हसन, अबुल हसन। और आपसे पूछे अब्दुल हसन नहीं है दोस्तों, जो ये थोड़ा सही कर लेना। अकबर के समय अब्दुल समद था। कौन था? अब्दुल समद। अब्दुल समद और मीर सैयद अली, जो हुमायूं, जो ईरानी चित्रकार अपने साथ में लेकर के आया था, मीर सैयद अली और अब्दुल समद थे। ठीक है, उसके बसावन और दसवंत, ये अकबर के दरबारी थे चित्रकार। और जहांगीर के समय चित्रकारी है वो मुगल काल का जो चरम काल पर थी। उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, और इसके साथ ही आप लिख लेना, एक था मनोहर, एक था दौलत, एक था फरूक बेग, फरूक बेग। ये चित्रकार है वो किसके दरबार में थे? जहांगीर के दरबार में थे। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। एक प्रश्न और देखो कि अकबर ने अब्दुल समद को एक उपाधि दी जिसका नाम था शीरी कलम। क्या नाम था? शीरी कलम नाम था, शीरी कलम। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर हो जाएगा, दसवंत। 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा? 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा? एक नंबर में दे रखा है अपने को कि हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान के बीच सांप्रदायिक विभाजन में वृद्धि। क्या ऐसी बात थी परिणाम के रूप में? हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता से संबंधित ऐसी कोई बात नहीं थी। पहला ऑप्शन तो अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण, बिल्कुल ठीक बात है। 1858 के तहत क्या कर दिया गया, कंपनी के अधीन से जो अपना शासन है वो क्राउन के अंतर्गत कर दिया। किसके अंतर्गत? क्राउन के अंतर्गत कर दिया। और जो गवर्नर जनरल थे भारत के, उनको वायसराय नाम है वो कर दिया, वायसराय। तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा अपना। 2 नंबर क्या है? ठीक है। सेना की चौकसी में वृद्धि, सेना में की चौकसी में वृद्धि तो नहीं की गई, लेकिन एक पील कमीशन के आधार पर, पील कमीशन के आधार पर जो भारतीय सैनिक थे और अंग्रेजी सैनिक थे, अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया, अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। साम्राज्य विस्तार की नीति में परिवर्तन, साम्राज्य विस्तार की नीति में परिवर्तन, ये कुछ गौण है, लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो कंपनी के क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण। यह कथन भी हम कह सकते हैं कि साम्राज्य विस्तार की नीति में परिवर्तन किया उन्होंने, जो उनकी जो गोद निषेध नीति थी, ठीक है, अन्य जो ब्रिटिश साम्राज्य की जो हड़पने की नीति थी उनको त्याग कर दिया गया। तो साम्राज्य विस्तार की नीति में भी परिवर्तन किया, लेकिन यह एक गौण है, क्या है, थोड़ा कम है, लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो बी है। महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? बी आंसर है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में किस कारण से प्रसिद्ध था? अच्छा ठीक है, किस कारण से प्रसिद्ध था? पहला दे रखा है, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू का चुनाव, बिल्कुल ठीक बात है। लाहौर अधिवेशन, ठीक है, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। पहला कथन तो ठीक है, पहला कथन ठीक है। इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी, यह बात भी ठीक है। पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा लाहौर अधिवेशन में की गई। आपसे पूछे कि स्वराज का, स्वराज शब्द का प्रयोग है वो किस अधिवेशन में लिया गया? तो 1906 कलकत्ता अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी दादा भाई नेहरू जी ने। दादा भाई नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराया गया, क्योंकि 1929 का लाहौर अधिवेशन था, उसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। और लाहौर किस किनारे है? रावी नदी के तट पर है। तो यह बात भी ठीक है कि रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराया गया। ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी का चुनाव, नहीं, महात्मा गांधी का चुनाव कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नहीं किया गया। तो आंसर 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। किस कारण था? प्रसिद्ध कारण 1, 2 और 3। आंसर क्या हो जाएगा अपना? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, अपने को सुमेलित करना है। पहला है चट्टगांव शस्त्रागार हमला। चट्टगांव शस्त्रागार हमला कब का है? यह 1930 अप्रैल, 18 अप्रैल 1930। और जो इसके जो नेतृत्व करता थे, ठीक है, चट्टगांव से जो शस्त्रों को लूटने का ये एक षड्यंत्र था, इसका जो नेतृत्व किया वो किया सूर्य सेन ने। किसने किया? सूर्य सेन ने। तो ए में 3, ए में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र से संबंधित कौन कौन संबंधित थे? राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे, ठीक है, अशफाक उल्ला खां थे, राजेंद्र लाहौड़ी थे, ठीक है, रोशन सिंह थे। इन चारों को काकोरी षड्यंत्र के रूप में फांसी हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, ठीक है, इसके अलावा एक रोशन सिंह और राजेंद्र लाहौड़ी, राजेंद्र लाहौड़ी, इन चारों को क्या हुई थी? काकोरी षड्यंत्र में फांसी हुई। तो बी हो जाएगा। ठीक है, बी में कौन सा हो जाएगा? 4, बी में 4। अभी तक तो 2 ठीक है। तीसरा है लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र वासुदेव फड़गे है? नहीं। लाला लाजपत राय नहीं था। लाहौर षड्यंत्र में कौन था? लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, क्योंकि लाहौर षड्यंत्र के कारण ही जतिन दास को 1929 में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है,
1929 में गिरफ्तार किया गया था, अगस्त 1929 में गिरफ्तार किया गया था और इन्हें जेल में 63 दिन के बाद इसका देहांत हो जाता है। ठीक है, इसी कारण है जो अपने राजस्थान का जतिन दास है वो बाल मुकुंद बिसा को कहते हैं, क्योंकि उन्हीं की भी जेल में मृत्यु हुई थी। तो लाहौर षड्यंत्र में जतिन दास 2 हो जाएगा, सी में 2 ये रहा। उसके बाद गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 3 नंबर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है राजस्थान के भूगोल का, तो आपको करवाएंगे बंसी सर। हाँ जी, सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अपने नेक्स्ट जो मॉडल पेपर है 13 उसकी बात करेंगे। उसमें ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। निम्न कथनों में सही उत्तर का चयन करना है आपको। ये क्वेश्चन जो है आपका वो है भौतिक प्रदेश से, और इसके अंदर जो अपना भौतिक प्रदेश का अरावली जो भाग है ना, अरावली भाग के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनमें आपको जो है सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, पहला पॉइंट है अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। जी हाँ, जो अपना ये राजस्थान है यहाँ पे ये अरावली है, इसके जो है इस पूर्ववर्त जो इधर पूर्व है इधर पश्चिम है। हम बोलते हैं ना कि राजस्थान में थार का मरुस्थल पश्चिमी भाग में है, तो ये जो है इस मरुस्थली भाग को इधर आने से रोकता है। जी सही है, ये एकदम सही है, पहला सही है। राजस्थान की सभी नदियां का उद्गम जो है अरावली से है, नहीं, सभी नदियों का उद्गम है वो अरावली से नहीं होता है। कैसे, एक उदाहरण देता हूं, जैसे लूनी की एक सहायक नदी है जोजड़ी लूनी की सहायक नदी है, वो अरावली से नहीं निकलती है, वो एक गांव से निकलती है। कौन से? पोड़लू गांव से इसका उद्गम होता है। तो हम कैसे मान सकते हैं कि सारी नदियों का उद्गम है राजस्थान के जो है अरावली से होता है? नहीं होता है। कुछ नदियां हैं वो बाहर से सीधे गांव है या फिर कोई सीधे इलाके से आती है, बरसाती नदियां हैं जो है। ठीक है, जैसे कांतली नदी है। नेक्स्ट है कांदली, तो वैसे गणेश्वर जो है पहाड़ियों से आती है वो तो शायद। चलिए अगला है राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। अरे अरावली से प्रभावित है, क्योंकि जो पश्चिमी राजस्थान है ना, वहां पे जो पश्चिमी राजस्थान है अपना, जो पश्चिमी राजस्थान है ये अरावली है। यहाँ पे जो है मानसून, ये तो है बंगाल की खाड़ी, इधर है बंगाल की खाड़ी है, और इधर है अरब सागर है, यहां से मानसून आता है और इधर से मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जिसे हम बोलते हैं, दक्षिणी पश्चिमी। ये जो अरावली है ना, ये एक प्रकार से अवरोधक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? अवरोधक, यानी वर्षा को रोकती है। ये वर्षा को रोकती है, इधर से मरुस्थल को रोकती है, इधर से वर्षा को रोकती है। इसलिए क्या है, ये जो है अवरोधक का कार्य करती है। जी हाँ, प्रभावित करती है। ये सही है, वैसे प्रभावित करती है। यहां पे दे रखा है, ये देखो नहीं करती है, प्रभावित करती है, ये गलत हो जाएगा अपना। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। जी हाँ, यहाँ पे इस अरावली क्षेत्र के अंदर है धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसी कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें। तो पहला और चौथा सही है, स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? शीतकालीन वर्षा, हमें पता है शीतकालीन वर्षा जिसे हम मावठ के नाम से जानते हैं, ये जो मावठ वर्षा है वो होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और ये पश्चिमी विक्षोभ है ना, पश्चिमी विक्षोभ आते कहां से हैं? आते हैं भूमध्य सागर से। कहां से? भूमध्य सागर से ये आते हैं। ठीक है, भूमध्य सागर से ये पश्चिमी विक्षोभ आते हैं। और कौन सा हो गया? ये पश्चिमी विक्षोभ है। ये जो मावठ है ना, ये राजस्थान की रबी की जो फसलें हैं, रबी सीजन की जो फसल है ना, उनके लिए लाभदायक होती है। उनके लिए इनको बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जानते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं मावठ को, ड्रॉप्स कहते हैं, या फिर सुनहरी बूंदे कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है, सुनहरी बूंदे कहते हैं, इसको ध्यान रखें। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर। अगला है, एक साइड में अनुसंधान संस्थान दे रखे हैं, दूसरी साइड में उनकी अवस्थिति यानी जिले दे रखे हैं। तो कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर है। सबसे पहले बात करें राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान के अंदर सेवर भरतपुर, जी सही है एकदम, सेवर भरतपुर के अंदर है जो है 20 अक्टूबर
1993 में को इसकी स्थापना हुई, 2009 में इसका नाम चेंज हुआ। राष्ट्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान है बीछवाल, जी हाँ बीछवाल बीकानेर के अंदर, ये सही है। ये सेंवर कहां पर है, सेंवर भरतपुर के अंदर है, भरतपुर के अंदर है, ध्यान रखें। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र है, जिसे हम बोलते हैं क्या, काजरी कहते हैं, क्या कहते हैं, काजरी कहते हैं। इसका मुख्यालय जोधपुर के अंदर है। मुख्यालय कहां पर है, जोधपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है। 1956 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिए, ये जोधपुर में सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। पहला जो दे रखा है ना, पहला गलत है यहाँ पे। पहले में क्या है, राष्ट्रीय बीज मशाला अनुसंधान केंद्र तिजारा, तिजारा कहां पर है, तिजारा अलवर में है। जबकि ये जो राष्ट्रीय बीजीय मशाला या फिर बीज मशाला जो है वो है कहां पे, है कहां पे, ये है तबीजी के अंदर है। इसका सही होना था तबीजी अजमेर के अंदर है। ये है कहां पे, तबीजी अजमेर के अंदर है, न कि तिजारा अलवर के अंदर। तिजारा अलवर का स्थान है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, अगला है राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पायराइट्स के भंडार हैं। ये खनिज है, पायराइट एक जो है खनिज है, इसकी बात हो रही है। खनिज जो अपना टॉपिक है उससे क्वेश्चन लिया गया है। ये बात करें भीलवाड़ा, जी नहीं, भीलवाड़ा से तो हमने देखा था पिछले मॉडल के अंदर है छाछुंद, छाछुंद एक स्थान है, छाछुंद स्थान है, वहां से एक खनिज की बात की थी हमने। वो खनिज था तांबड़ा, तांबड़ा जिसे रक्तमणि है, गार्नेट है, ये नाम था। राजसमंद, जी नहीं, ये भी नहीं, दोसा भी नहीं। कहां से, सीकर, सीकर में भी स्थान कई बार पूछा जाता है, आया हुआ क्वेश्चन है। कहां से, पायराइट्स जो निकलता है, पायराइट्स जो निकलता है वो एक स्थान है, कहां का, सीकर का, सलादीपुरा। कौन सा स्थान है, सलादीपुरा सीकर, जहां से पायराइट्स के भंडार मिले हैं। सर्वाधिक पायराइट्स है यहीं से निकलता है, राजस्थान के सीकर से। लास्ट क्वेश्चन है इसमें जो है, ये टॉपिक है अपना पर्यटन वाला, पर्यटन, जिसके अंदर पूछा गया है एक साइड में आपके मेले दे रखे हैं, दूसरी साइड में उनके स्थान दे रखे हैं। तो सबसे पहला है ऊंट महोत्सव, जिसके सामने बीकानेर दे रखा है। जी हाँ, ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर है, जनवरी के अंदर मनाया जाता है ये, जनवरी के अंदर। मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर, जी हाँ, हाथी महोत्सव है जयपुर के अंदर। कजली तीज बूंदी के अंदर है, कजली तीज बूंदी के अंदर। सीधा तीज पूछ ले, तीज, तो तीज की सवारी है जयपुर से निकाली जाती है, जयपुर से तीज की सवारी निकाली जाती है, ये भी ध्यान रखे अपने। कजली तीज नाम आ जाए तो वो बूंदी होगा। तो इसमें क्या है, सभी सारे के सारे एक, ए का एक है, बी का दो, ऐसे सारे के सारे मैच है। तो इसमें कौन सा मैच है, तो ये देखो 1 2 3 4 6 दे रखा है, यानी 6 इसका राइट आंसर है। ठीक है, सभी सारे इसमें मैच है, ये ध्यान रखें। तो अब है आपके इसके बाद में रीजनिंग के क्वेश्चन, रीजनिंग वाले सर आपको करवाएंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन कर लीजिए। हाँ जी भी नमस्कार सभी को, राधे राधे। एक विशिष्ट कॉर्ड, अगला क्वेश्चन अपना रीजनिंग का है। एक विशिष्ट कॉर्ड भाषा, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से लिया गया है ये। ठीक है, एक विशिष्ट कोड भाषा में मैकवर को UHYRHNDP लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में टायर ग्रिप को किस प्रकार लिखा जाएगा, TYREGRIP को किस प्रकार लिखा जाएगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। MA मैक आवर को क्या लिखा गया है, MAKEOUR VER। अब देखिए इसको क्या लिखा गया है, UHYRHNDP ये लिखा गया है, NDP। अब देखिए अपने ये MAKEOUR इसको लिखा गया है UHYRHNDP। अब उसी कोड भाषा में इस टायर ग्रिप को क्या लिखेंगे। अब अपने देखें तो को M और U के बीच का संबंध देखें, A और H का देखें तो ये तो मैच नहीं हो रहा है अभी।
ठीक है, तो AMNOP, अगर इसको देखें तो MNOP, दो अक्षरों का मेल हो रहा है, ठीक है, ये इनके बीच में 3 का डिफरेंट आ रहा है। अब इनके और इनके बीच में कितने का डिफरेंट आ रहा है? 3 का आ रहा है। A और D के बीच में देखें तो भी 3 का डिफरेंट आ रहा है। K और इसके बीच में देखें तो भी 3 का डिफरेंट आ रहा है। चलिए देखिए, MAKEOVER, ठीक है, इसको लिखा गया है UHYRHNDP। R और P के बीच में 3 का डिफरेंट है, ये +3 हो गया, ठीक है। E और DP, इसको लिखा गया है VER, DMR, PQR, STU, इनके बीच में 3 का डिफरेंट है अभी। E और H के बीच में देखें, इनके बीच में भी 3 का डिफरेंट है, और इनका देखेंगे तो भी इनके बीच में UVWXY, इनके बीच में भी 3 का अंतर है, और O और R के बीच में देखेंगे तो भी 3 का अंतर है। E और H के बीच में देखेंगे तो भी क्या है? 3 का अंतर है। तो ये 3 के अंतर से चल रहा है। ऐसे ही K और N के बीच में भी 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। A और D का देखें तो भी 3 प्लस हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है? 3 प्लस हो रहा है। M और P का देखें, इसमें भी क्या हो रहा है? 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अपने देखें TYRE, GRIP, अब इसमें जो संबंध है वो लास्ट अक्षर का पहले अक्षर से है, लास्ट अक्षर का पहले अक्षर से 3 प्लस हो रहा है, तो PQ और R छोड़ करके अपना क्या आ जाएगा? SIJK छोड़ करके क्या आ जाएगा? L, फिर R के बाद में फिर ये 2 अक्षर आगे लेंगे तो U आ जाएगा, फिर G से ये 2 अक्षर आगे लेंगे तो J आ जाएगा, और E से देखें तो J, ये आ गया +3, ठीक है, इसको +3 कर दिया, इसको +3, फिर ये इसका +3 हो गया, G से ये +3 हो गया, J, E से देखें अपने, E से +3 करेंगे, E, F, G, H, इसका क्या आ जाएगा आगे? H, और R से देखेंगे तो U आ जाएगा, 3 अक्षर प्लस करेंगे तो ये भी +3, और Y को अगर +3 करेंगे तो ये B आ जाएगा, और T को +3 करेंगे तो ये W आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है तो अपने पास SKL है, ये तो ऑप्शन कट हो गया, ये तो वैसे ही कट है, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, ये भी रीजनिंग का है। 6, 20, 42, 72, 156, क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क्स की जगह बताना है। 6 और 20 का अगर अपने डिफरेंट देखे, 6, 20, 42, फिर कितना है 72, और फिर ये क्वेश्चन मार्क्स और 156। अब इनके बीच का अगर डिफरेंट देखेंगे तो कितने का आ रहा है? 14 का आ रहा है, तो ये +14 हो रहा है, ठीक है। इनके और इनके बीच में देखें तो ये कितने का आ रहा है? +22 का डिफरेंट आ रहा है। अब इसके और इसके बीच में देखें तो +30 का डिफरेंट आ रहा है। इस तरीके से अगर अपने देखें तो ये इसमें क्या हो गया? कितना ऐड हो गया? 6 और 2 8 ऐड हो गया। इसमें ये कितना ऐड हो गया? 8 है ऐड हो गया। इसमें 8 अपने ऐड करेंगे तो 38। अब इसके बीच में 38 का डिफरेंट आना चाहिए। 72 और 38, 72 + 38 अपने करके देखेंगे, 8 2 10, 7 3 10 और 11 110। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 110 आना चाहिए। फिर 8 का डिफरेंट होगा, 8 तो 46 का डिफरेंट आना चाहिए। 110 और 46 देखेंगे तो कितना आएगा? 156 आएगा। तो एक तो ये इस तरीके से हो जाता है। दूसरा आपने इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरी इसमें ये सीरीज ऐसे भी बन रही है। 6 को अपने टुकड़े करें तो 2 × 3, ठीक है, 2 × 6, और 20 के अगर अपने टुकड़े करें तो 4 × 5, यानी 1 2 3 4, फिर किसका होगा? 5 के बाद में 6 × 7, 6 7 कितना होता है? 42। 42 आगे का पद दे रखा है।
इनके टुकड़े हो रहे हैं। फिर आगे वाला जो पद है 72, 72 के 8 और 9 का हो रहा है। फिर 10 और 11 का होगा, 10 और 11 का कितना हो जाएगा, 10 और 11 का 110 होगा, तो 110 के आना। फिर अगला पद क्या आएगा, 110 ही आएगा। फिर आगे देखें तो 12 और 13 का होगा, 12 गुना 13 156, जो अगला पद दे रखा है 156। इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, और इसमें अंतर निकाल के करेंगे तो भी आराम से हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, इनका गुणा हुआ है। नेक्स्ट अगला पद देखें, अगला सवाल देखें अपने, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन डायग्राम का चयन करें। मंगल ग्रह, ग्रह आकाशीय पिंड, आकाशीय निकाय, आकाशीय निकाय, आकाशीय निकाय में क्या होंगे, ग्रह होंगे, और ग्रह में क्या आएगा, मंगल ग्रह आएगा। ऐसा 1 नंबर ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दिए गए समीकरण में क्रमिक रूप से a के स्थान पर रख दिया जाए तो दिया गया समीकरण संतुलित हो जाए। a के स्थान पर रख दिया जाए तो समीकरण क्या हो जाना चाहिए, संतुलित हो जाना चाहिए। 18a, अब जैसे ये देखा है 18a, फिर 2a, फिर 5a, 4। अब अपने ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आपका ये है, ये अपने ऑप्शन से रख के देखेंगे, ए विकल्प से देखेंगे इसको, तो 18 गुणा 2 बराबर, फिर बराबर का निशान है, इसकी जगह अपने गुणा रख देंगे, बराबर 5, फिर -4। क्या ये इसके बराबर आ रहा है, 18 दूना 36 बराबर कितना, 5 में से 4 घटाएंगे 1, ये बराबर नहीं होता है, तो ये तो बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कट हो जाएगा। अगला ऑप्शन उठाए, 2 नंबर ऑप्शन से देखें अपने, तो 18 भाग, एक ही जगह क्या रखना है, पहले भाग रखना है, फिर उसके बाद में बराबर 5 + 4। 18 में 2 का भाग देंगे तो 9 बराबर 5 4 9, 9 के बराबर 9 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अपने नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका मैथ का क्वेश्चन है, संख्या पद्धति से लिया गया है, घातांक और करनी टॉपिक से है। यदि √3 के ऊपर घात लगा रखी है 5, 9 की स्क्वायर बराबर 3 की पावर n गुणा 3 √3 हो तो n का मान क्या है, n का मान ज्ञात करना है। मैंने बताया इस टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा क्या करते हैं, आधार बराबर करते हैं। तो मैं इसको √3 है, √3 का मतलब क्या होता है, √3 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी घात 1/2 होता है। 3 की पावर कितनी होगी, 1/2 होगी। तो उसी तरीके से अगर मैं इस √3 की पावर कितनी लगा दूंगा, 1/2, और बाहर पावर कितनी लगी है, 5 पावर लगी, गुणा इसको लिख सकते हैं अपने 3 की स्क्वायर, और उसके ऊपर स्क्वायर है, बराबर 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 1 है, और ये 3 की पावर 1/2। इसको सॉल्व करें अपने, 5 एकम 5, 5/2, 3 की पावर 5/2 गुणा 2 दूआ 4, 3 की पावर कितना हो जाएगा 4, बराबर 3 की पावर n गुणा, अब 1 और 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, 1 प्लस अपने 1/2 जोड़ें तो 3 एकम 2 एकम 2 और 1 3, 3 की पावर 3/2 हो जाएगा। अब इनके पावर, इनके आधार बराबर हैं तो पावर का क्या हो जाएगा योग। यदि आधार बराबर हो, यदि आधार बराबर हो, आधार बराबर हो तो घातों का योग करते हैं, बराबर हो तो घातों का योग, घातों का योग करते हैं, घातों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे, योग करते हैं, घातों का योग करेंगे तो ये 4 पावर, इसमें 4 के अंदर अपने 5/2 जोड़ेंगे तो यह जाएगा 4 दूआ 8, 8 और 5 13, यानी 3 की पावर 13/2, 4 दूआ 8, 8 और 5 13, बराबर इसी तरीके से अपने इसको जोड़े तो 3 और n प्लस 3/2। अब इनके आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगे, तो n प्लस 3/2 बराबर अपना आ जाएगा 13/2। ये इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 13/2 माइनस 3/2, लघुत्तम 2 आएगा, लघुत्तम 2, 13 माइनस 3, 13 में से 3 घटाएंगे 10, 10/2 5, n का मान कितना होगा 5, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। n का मान आ जाएगा 3, 3 नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए अपने, 10x + 5 की स्क्वायर माइनस 60x निम्न में से किसके बराबर है, निम्न में से
किसके बराबर है, ये क्या कर दिया भाई, निम्न में से किसके बराबर है, ये किया गया है, ठीक है, ये गलती से, निम्न में से किसके बराबर है, तो 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 की स्क्वायर और माइनस 60x, इसको अपने सॉल्व करें तो मैं यहां पे a प्लस बी की होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से इसको खोल देते हैं अपने, तो a की स्क्वायर 10 की स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर 5 की स्क्वायर 25 प्लस 2 ab 10 और 5 15, 15 दूगा 30, 30x और माइनस का कितना है 60x। अब इसको वापस से अपने हल करें तो 9x स्क्वायर और ये घटेगा तो इसमें से 30 में से 60 घटाएंगे तो माइनस का 30x प्लस 25। अब इसमें अपने वापस से अगर फॉर्मूला लगा के देखें तो ये बन जाएगा 3x की होल स्क्वायर और मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुना 3x प्लस 5 की स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो ये जो फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बनेगा इसका, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसको अपने इस फॉर्मूले में से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 5 की स्क्वायर, ऐसा कोई ऑप्शन होगा अपने पास 3x माइनस 5 की स्क्वायर, बी नंबर ऑप्शन होगा इसका, बी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बीजगणित से है। 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1 किसके बराबर है। अब ये क्वेश्चन या तो इसको टुकड़े करके कर दो या फिर इसको अपने इस तरीके से भी इनको गुणा करके देख सकते हैं भी, गुणा करके कौन सी समीकरण से संतुष्ट हो रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको देखें अपने, देखिएगा 2x प्लस 4y माइनस 8xy प्लस 1 बराबर क्या है, 0 है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें 2x और माइनस 8x को एक जगह लिख देता हूं, 2x माइनस 8xy और इसको लिख देता हूं मैं 4, सॉरी ये माइनस का भी एक माइनस का एक, माइनस 1 बराबर क्या है, 0 है। और मैं इसको लिख दूंगा 4y माइनस 1 बराबर 0। इसमें से मैं क्या करता हूं, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, पहले इन दो पदों में से कॉमन क्या आ रहा है, पहले दो पदों में से कॉमन आ रहा है 2x बाहर कॉमन ले लेंगे अपने तो यहां पे बचेगा 1 माइनस इसको 2x से डिवाइड करें तो x तो बाहर चला गया, 2 से डिवाइड करोगे तो 4y और फिर मैं क्या करता हूं, इसका माइनस 1 बाहर कॉमन ले लेता हूं, माइनस 1 बाहर लूंगा, माइनस का बाहर ले लिया तो ये पद किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये पद किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस 4y। अब इन में से कॉमन क्या आ रहा है, 1 माइनस 4y, ये कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बच गया 2x और यहाँ पे बच गया माइनस का 1, तो इसके टुकड़े ये हो जाएंगे। तो ऐसा अपने पास कोई ऑप्शन होगा, 1 माइनस 4y नहीं है, 1 प्लस 4y है, माइनस 4y नहीं है। इस ऑप्शन में देखिए 1 माइनस 4y और 2x माइनस 1, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चनों में अगर इस तरीके से अपने दिमाग में नहीं आता है भी इसके टुकड़े ऐसे तरीके से कर सकते हैं, तो जो पीछे क्वेश्चन था इसको भी अपने इसी तरीके से कर सकते हैं, इसको खोल करके इसका बना सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने अगर गुणा करके देखें भी कौन से पद से ये बन रहा है, कौन से 2 से गुणा करने से ये पद बन रहा है, जैसे इसको गुणा करके देखोगे तो 2x, अब 1 का इसके साथ गुणा कर दो, जैसे 1 का गुणा करेंगे तो 2x और 1 का इसके साथ करोगे तो माइनस का 1 और 4 का करोगे तो प्लस 4 दुआ 8xy, ठीक है, और फिर 4 का 1 से करोगे तो माइनस 4y। अब देख लो इसमें से बन रहा है क्या ये पद, माइनस का 1 है, माइनस का 8xy है, लेकिन इसमें नहीं है तो ये तो ऑप्शन कट हो जाएगा। फिर आगे वाला करके देखिए अपने, इसको अगर सोल्व करके देखेंगे तो 1 का इसके साथ करोगे तो 2x और 1 का माइनस 1 से करोगे तो माइनस 1, माइनस 4 का करोगे तो माइनस 8xy और माइनस 4 का इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस 4y। अब देख सकते हो आप, प्लस का 2x है, 4y प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो इसी ऑप्शन से बन रहा है, तो इसको अपने आराम से कर सकते हैं, गुणा करके चेक कर सकते हैं। एक घन एवं उनके अंदर
पूर्णतः फिट हो जाने वाले गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा। एक घन है, उसके अंदर पूरा पूरा फिट हो सकता है, जैसे ये क्या है, घन है, ये आपका घन होगा। इसके अंदर पूरा पूरा फिट होना चाहिए, इसके अंदर क्या होना चाहिए, पूरा पूरा फिट हो जाने वाले गोले। इसके अंदर अगर पूरा पूरा फिट इस तरीके से गोला होगा तो पूरा पूरा फिट होना चाहिए इस तरीके से गोला। ठीक है, ये तो इस घन की क्या होगी, भुजा ए से लिख दूं मैं, और ये अगर पूरा होगा तो इसका क्या होगा, व्यास होगा। तो जो इसकी क्या किसके बराबर होगा, व्यास के बराबर क्या हो जाएगा, ए। तो इसकी त्रिज्या जो आएगी आर वो हो जाएगी 1/2। पूरा पूरा फिट होगा तो जो इसकी भुजा है उसके बराबर क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा। और त्रिज्या का मान क्या होता है, व्यास का आधा होता है, तो a/2 हो जाएगा। और इनके क्या पूछा है, इनका अनुपात पूछा है अपने से। घन का आयतन बराबर अनुपात बराबर गोले का आयतन, घन का आयतन, इसकी भुजा की क्या मानिए a, तो a³। घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब, तो a³ हो जाएगा। अनुपात गोले का आयतन 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³। r का मान त्रिज्या कितनी है, a/2, तो a/2 की क्यूब, a³ अनुपात 4/3 पाई, और a³ 2 की क्यूब हो जाएगा 8। अब a³ से a³ कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूआ 8, 3 दूआ 6, तो 1 अनुपात पाई/6, और 6 इधर क्या आ जाएगा गुणा में, तो 6 अनुपात पाई। इनका अनुपात क्या होगा, 6 अनुपात पाई। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए अपने। अगला क्वेश्चन है आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की क्या पूछी है, माध्यिका पूछी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्या लेनी है। कौन सी संख्या लेनी है, 10 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। यानी उसमें खुद तथा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, इसमें खुद का भाग जाता है, अन्य कोई संख्या का भाग नहीं जाता है, जैसे 7 है, 11 है, 13 है, ये सारी क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। या फिर जिसके 2 से अधिक अपने फैक्टर नहीं कर सकते, 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं कर सकते। इसके गुणनखंड करेंगे तो 1 और 2 होगा, इसके गुणनखंड करेंगे तो 1 और 3 होगा। जैसे आप 4 के गुणनखंड करोगे तो 4 के गुणनखंड 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा। तो इसके 2 से ज्यादा क्या हो रहे हैं, फैक्टर हो रहे हैं, गुणनखंड हो रहे हैं। तो ये तो क्या हो जाएगी, भाज्य, और ये क्या होगी, अभाज्य। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या लेनी है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या। तो पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पहली 2 होगी, और 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है, 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। 2, 3, फिर उसके बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 23। देखिए कितनी संख्या आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद में हो जाएगी 29, इसके बाद में 29। इनको किस क्रम में रखा है अपने, आरोही क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं इनको, आरोही क्रम में रखा है, बढ़ते हुए क्रम में। उसके बाद में अपने जैसे n का मान, n होता है संख्या इनकी, n का मान क्या हो, सम या विषम देखते हैं। अगर सम है, n का मान सम है, तो अपने क्या करते हैं, n/2 और n+2/2 वहां पद का मध्य, इनका क्या निकालते हैं, मध्य या औसत निकालते हैं। या फिर अपने सीधा सा है भी 10 है तो 10 को 5 पद इधर कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। बस सीधा तरीका ये याद रखो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या इधर हो गई, 5 संख्या इधर हो गई। इन दोनों के बीच की संख्या देख लो,
इन दोनों के बीच की संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ करके अपने क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, 24 बटे 2 क्या हो जाएगा 12। इनकी माध्यिका कितनी आएगी 12, सी ऑप्शन हो जाएगा। या फिर n बटा 2, n बटा 2 का मतलब 10 बटे 2 पांचवा पद, और छठे पद का क्या निकालना है अपने को, माध्य निकालना है। 10 संख्याओं का माध्य, 10 संख्याएं उनका माध्य कितना है 12.5, उनमें प्रथम 6 संख्याओं का माध्य 15 और अंतिम 5 संख्याओं का माध्य 10 है, तो छठी संख्या निम्न में से कौन सी है। 10 संख्याओं का माध्य दे रखा है, 10 संख्याओं का योग, 10 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। 10 संख्याओं का योग, योग क्या होगा, औसत गुना संख्या या माध्य गुना संख्या, संख्या कितनी है 12.5, इनका माध्य गुना संख्या है 10, तो एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा करके 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा 125। प्रथम 6 का योग, प्रथम 6 संख्याओं का योग, 6 संख्याओं का योग प्रथम 6 संख्याओं का योग, माध्य कितना है 15 गुना संख्या कितनी है 6, 15 छिका 90। अंतिम 5 संख्याओं का योग, अंतिम 5 संख्याओं का योग, अंतिम 5 संख्याओं का योग, अंतिम 5 संख्याओं का योग देखें अपने, इनका औसत कितना है या माध्य कितना है 10 गुना संख्या कितनी है 5, 10 5 50, 10 5 50। अब जैसे 11 टोटल 10 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे ये 10 संख्याएं हैं, इसमें पहली 6 की बात करेगा और अंतिम 5 की बात करेगा, तो छठी संख्या ऐसी है, छठी संख्या ऐसी है जिसकी गिनती 2 बार हो रही है, जिसकी गिनती क्या हो रही है 2 बार। तो अपने 6 संख्याओं और 5 संख्याओं को जोड़ देंगे तो टोटल कितनी संख्या बनेगी 11, लेकिन संख्याएं कितनी है 10 है, तो एक की गिनती क्या हो रही है 2 बार हो रही है, और इन दोनों को जोड़ करके इस 10 संख्याओं का मान घटा देंगे तो जिस संख्या की गिनती 2 बार हो रही है उसका क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा, तो इस अपने पास छठी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो छठी संख्या क्या होगी, इन दोनों को 6 और 5 11, इनको जोड़ेंगे 90 और 50 से 140, 140 माइनस 125, 10 10 में से 5 3 1 15, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा या 2 नंबर ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों में निकालेगी माध्यिका होगी। माध्यिका निकालनी है अपने को, क्या निकालनी है इनकी माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए अपने को सारणी दी गई है, वो ये दी गई इनका वर्ग चिन्ह को अपने किससे लिखते हैं एक्स से लिखते हैं, एक्स, और एक अपने पास दी गई बारंबारता को किससे लिखते हैं एफ से लिखते हैं, बारंबारता एफ। और माध्यिका निकालने के लिए अपने को संचयी बारंबारता सी एफ निकालना पड़ेगा। तो इसकी संचयी बारंबारता सी एफ का मान निकालते अपने, 1 फिर 1 3 5 7 9 4 6 5 8 3। संचयी बारंबारता किस तरीके से निकालते हैं, संचयी बारंबारता इस तरीके से योग करते हुए चलते हैं। पहले 4 का 4 लिखेंगे, फिर इसका और इसका योग करेंगे, 6 4 10, फिर इसका इसके साथ योग करेंगे, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 और 3 26, 23 और 3 26। ये क्या आ जाएगा बारंबारताओं का योग, और बारंबारताओं को योग को लिखते हैं n से, किससे लिखते हैं n से, तो n का मान कितना है 26। और माध्यिका निकालने के लिए n बटे 2 निकालना पड़ेगा अपने को, n बटे 2, 26 बटे 2, 26 बटे 2 का मतलब 13, 13 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 13 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता लेते हैं, 13 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ही क्या होगा। अगर यहां पे अपने पास सतत अंतराल होता जैसे 0 से 10, 10 से 20, तो अपने क्वेश्चन को फॉर्मूले से आगे लंबा होता, लेकिन ये सतत बारंबारता नहीं है, इनका सतत वर्ग अंतराल नहीं है। अगर इस तरीके से है तो इसमें ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला पद देगी, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या हो गई 15, और 15 के सामने वाला जो क्या है ये 5, ये आपकी क्या हो जाएगी माध्यिका। तो इसकी माध्यिका कितनी है 5, माध्यिका का मान कितना होगा 5। ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला पद देखते हैं, उसके सामने वाला वर्ग चिन्ह ले लेंगे, ठीक है 5, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट
अगला है निम्नलिखित आंकड़ों डाटा का बहुलक 24 है। इनका बहुलक कितना है? 24। अज्ञात बारंबारता f ज्ञात करना है। अज्ञात बारंबारता f ज्ञात करना है। तो अज्ञात बारंबारता f देखिए, इनका बहुलक कितना दिया गया अपने को? बहुलक या मॉड कितना दे रखा है? बहुलक या मॉड दे रखा है अपने को 24। बहुलक या मॉड क्या दे रखा है? 24। और बहुलक में सबसे अधिक ज्यादा आने वाला पद, सबसे अधिक ज्यादा आने वाला पद क्या है इसमें? देखिए 14, 23, 27, f और 15। लेकिन अपने को ये थोड़ी पता है कि f का मान 27 से बड़ा हो सकता है, तो अपने क्या ये वर्ग अंतराल मान ले? नहीं, हो सकता है छोटा भी हो। लेकिन बहुलक का मान देख करके अपने बता सकते हैं किस अंतराल के बीच का मान है। जो अंतराल आपका क्या है 20 से 30 के बीच का मान है, तो फिर ये सबसे अधिक बारंबारता वाला पद है। बस ये सबसे अधिक बारंबारता वाला पद है। तो यहां से अपने बहुलक का मान दे रखा है, सबसे अधिक बारंबारता f का मान 27 है, और इसके सामने वाला वर्ग अंतराल देखेंगे तो 20 से 30 है। तो बहुलक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना h। अब इसमें h क्या है, f क्या है, f1 क्या है, f0 क्या है, l क्या है? l होता है बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। बहुलक वर्ग कौन सा है अपना? ये बहुलक वर्ग है जिसकी निम्नतम सीमा कितनी है? 20। और f क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता f1 हो जाएगा, ठीक है। और f0 बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता 0, और ये क्या होगा? f2। और वैसे अपने याद रख सकते हैं 0, 1, 2, बस 0, 1, 2। और h का मान यहां पे f0 का मान कितना है? 23, और f1 का मान है 27, और f2 का मान है f। और h होता है इनके बीच का अंतराल। बीच का अंतराल कितने का है? 10 और 0 और 10 के बीच में 10 और 20, 20 और 30, 30 से 40, 40 से 50। अंतराल का मान है 10। बस इस फॉर्मूले में रख देंगे और अपने f का मान निकाले। बहुलक मॉड का मान कितना दे रखा है? 24। 24 बराबर l का मान 20 प्लस f1। f1 का मान कितना है? 27। 27 माइनस f0। f0 का मान कितना है? 23। 27 माइनस 3 बटे 2f1, तो दुगना कर देंगे 27 2 54 माइनस f0 23, और इसका मान कितना है? f2 का मान f है गुना h का मान 10। अब ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और 24 में से 20 घटेगा 4, 4 बराबर 27 में से 23 देखे तो 4 बटे, और इसमें से ये घटाएंगे 27 में से 23 घटाए, सॉरी 54 में से 27 में से 23 घटाएंगे 4, 54 में से 23 घटाएंगे 4 में से 3 गया 1, 31 माइनस f, और गुना कितना है? 10। अब ये 10 यहाँ पे गुणा में है, भाग में आ जाएगा 4 बटे 10 बराबर 4 बटे 31 माइनस f। 4 से 4 कैंसिल, ये पद बराबर हो जाएगा, तो 10 बराबर 31 माइनस f, और ये इधर आकर के माइनस का, ये इधर जाकर के माइनस का, f बराबर अपने पास बचेगा 31 माइनस 10 21। 31 माइनस 10 21। f का मान क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। इसका 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसको इधर गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तो सीधा सा अभी बराबर में अगर कोई संख्या हो तो ऊपर की संख्या ऊपर से और नीचे की संख्या को नीचे से आराम से काट सकते हैं, उसको बराबर रख के आराम से कर सकते हैं। f का मान कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे लुप्त पद वाला बारंबारता वाला जो पद है f, उसका मान कितना है? 21 हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट आपका साइंस का क्वेश्चन है जो आपको 2 आंसर करवाएंगे। नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदे मातरम सभी को। 13 नंबर मॉडल पेपर जिसका हम वीडियो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, और पहला क्वेश्चन है साइंस का हमारा। साइंस से शुरुआत करने जा रहे हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता, यानी ट्राइसोमी इसको बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ट्राइसोमी कहते हैं। ट्राइसोमी का मतलब होता है एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाने से। तो कौन सा उत्तरदायी है? देखिए हीमोफीलिया ये आनुवंशिक या इसी को बोलते हैं शाही रोग। इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, ये इंग्लैंड में आज भी देखने को मिलते हैं। आनुवंशिक रोग है हीमोफीलिया, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्लाइफेटर सिंड्रोम, देखिए ये सिंड्रोम में क्या होता है? एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया 44 प्लस में एक्स एक्स वाई, यानी कि यहाँ पर कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं क्लाइफेटर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बिल्कुल 21वें गुणसूत्र की ट्राइगोनी से कौन सा होता है? डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? यहाँ पर एक एक्स गुणसूत्र की क्या होती है? कमी हो जाती है, जिसका मतलब हुआ 44 प्लस में एक्स ओ, यानी कि टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? यहाँ पे 45 होती है। ये होता है महिला में और ये होता है पुरुषों में। इनको आप अच्छे ध्यान रखें। इसके अलावा जैसे डाउन सिंड्रोम है तो सी नंबर ऑप्शन अपना हो गया। इसी प्रकार से 18वें गुणसूत्र की कमी से एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है। एक पटाऊ सिंड्रोम होता है जो 13वें गुणसूत्र की कमी से हो जाता है। एक क्राइकेट सिंड्रोम होता है जो 5वें गुणसूत्र की कमी से होता है, जिससे बच्चों के रोने जैसी आवाज आती है। तो इन सबको अच्छे से याद रखना है। ये सारे के सारे क्या है? आनुवंशिक रोग या एक सहलगन रोग भी होते हैं। गुणसूत्र की कमी से भी कौन से रोग हो जाते हैं? तो यहाँ पर अपना राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम। एक 21वें गुणसूत्र की, यानी कि एक गुणसूत्र की अधिकता से कौन सा हो रहा है? तो अपना हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा उत्पादक स्तर होता है। देखिए उत्पादक स्तर ट्रॉपिकल लेवल पूछा गया है। देखो घास है, ये प्राथमिक उत्पादक स्तर होता है। घास है, ये उत्पादक होता है। उत्पादक उसके बाद में उपभोक्ता स्तर से स्टार्ट होता है और फिर अपने होता है अपघटक। अगर इनमें से बात करें तो घास ये प्राथमिक है, चूहा है वो द्वितीयक होता है, सांप है ये तृतीय या द्वितीय का सर्वश्रेष्ठ, ये होता है सर्वश्रेष्ठ। जो चील होती है वो अलग होती है। तो अब इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा कि दूसरा उत्पादक या ट्रॉपिकल जो लेवल होता है वो किससे होता है? घास को कौन खाता है? चूहा। चूहे को कौन खाएगा? जैसे घास है, घास को कौन खाएगा? चूहा खाएगा। और चूहे को कौन खा जाएगा? सांप। और सांप को कौन खा सकता है? चील। इस प्रकार से ये खाद्य श्रृंखला बनती है, फूड चेन बनती है। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा अपने? बी नंबर ऑप्शन चूहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से कठोर व मृदु जल में विभेद नहीं किया जा सकता? देखिए कठोर व मृदु जल में किसके द्वारा पहचान नहीं की जा सकती? अपमार्जक अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए साबुन है, ये कठोर जल के साथ कठोर जल से क्रिया नहीं, और ये क्या है? ये कठोर व मृदु, कठोर व मृदु दोनों से ही जल से क्रिया कर लेता है। इसलिए इनकी क्या है? हम कठोर जल और मृदु जल में क्या नहीं कर सकते? विभेद नहीं कर सकते। रंजक नहीं होगा। भारी जल क्या है? ये इसने अपने रिएक्टर के रूप में D2O बोलते हैं। भारी जल का सूत्र होता है D2O, है ना। रंजक होता है, रंगों का जो प्रयोग होता है, रंगों के लिए रंजक का प्रयोग होता है। भारी जल D2 होता है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से अभिक्रिया किसका उदाहरण है? यहां पर देखिए जो Mg ये +2 होना था, यहाँ इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। दूसरा चीज मैंने कहा कि जब कोई धनावेश है उस धनावेश में आपको क्या हो जाए? यानी +2 से प्लस हो जाए या +2 से क्या हो जाए? शून्य हो जाए। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? धनावेश में कमी हो रही है। पहली चीज आसान चीज समझना चाहिए, धनावेश में कमी।
दूसरा यहाँ पर देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये सारी की सारी बातें किसके लिए होती है, ये सारी की सारी बातें होती है अपचयन के लिए। और इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा, अपने अपचयन हो जाएगा। दूसरा ऊष्मा क्षेपी, जिसमें से ऊष्मा निकलती है, इसमें क्या होता है, ऊष्मा प्राप्त होती है, और इसमें क्या होता है, ऊष्मा देनी पड़ती है। ऊष्मा शोषीय विक्रिया में क्या है, ऊष्मा देनी पड़ती है, जबकि ऊष्मा क्षेपीय विक्रियाओं से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन है वो अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 किलोवाट ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्नलिखित में से कौन सा होता है। ध्यान दीजिएगा, 1 किलोवाट पर हावर्स। अब यहां देखिए 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं अभी, 1000 वाट। क्या होते हैं, 1000 वाट। जबकि 1 हावर्स का मतलब हो गया 60 मिनट, और 60 मिनट को यदि सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है, 60 × 60 यानी कि कितने हो जाएंगे, 3600 सेकंड। कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600 सेकंड। जब हम इनका मान रखते हैं, क्या रखते हैं, 1000 × 3600, तो अपने इसका जब गुना करोगे तो आप कितना आ जाएगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3, 4 और 5। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। 3.6 × 10⁶। ये सारी की सारी ऊपर है भाई पावर में, ये चीजें ये यहाँ पे ऐसे। तो 3.6 × 10⁶ जूल इसका मान हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन है वो अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है वो अपने हैं मनोविज्ञान से संबंधित। पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान को किससे संबंधित माना है। देखिए, अधिगमकर्ता, अधिगम की परिस्थिति, अधिगम की प्रक्रिया और शिक्षण अधिगम। देखो शिक्षण अधिगम है वो लिंडग्रेन के द्वारा दिए गए मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। इन्होंने 5 बातों पे किया था। पहले होता है अधिगम कर्ता, दूसरा होता है स्थिति, तीसरा होता है प्रक्रिया, चौथा होता है देखना मूल्यांकन, फिर होता है अपने निर्देशन। इन बातों पर दिया था। और एक होता है मानसिक स्वास्थ्य। इन चीजों पर क्या है, लिंडग्रेन ने सबसे ज्यादा महत्व दिया था, लेकिन इन्होंने शिक्षण अधिगम पर कोई बात नहीं की थी। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना था अधिगमकर्ता को, अधिगम की परिस्थितियां, अधिगम की प्रक्रिया, मूल्यांकन, निर्देशन और मानसिक स्वास्थ्य। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन है वो किस किस में है, इस ये ए बी नहीं हो सकता, डी है, ये कट हो गया, ए बी सी डी डी कट हो गया, यानी कि केवल 1, 2 और 3 ही कथन सही हैं, यानी डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। एक अधिगमकर्ता है, उस अधिगमकर्ता के विकास में कौन सा युग्म सही नहीं है, या इसके जो सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांत दिए गए हैं अपने 4, उनमें से सही पूछ रहा है। देखो सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, बिल्कुल सिगमंड फ्राइड थे वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका था, सिगमंड फ्राइड का। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था, बिल्कुल सही है। लॉरेंस कोलेबर्ग ने क्या दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ये भी बात सही है। लेकिन हिल्दी ताबा निर्मितिवादी सिद्धांत, निर्मितिवादी सिद्धांत है वो किनका था, जेरोम ब्रूनर का। किनका था, जेरोम ब्रूनर का। जबकि हिल्दी ताबा कौन थे, हिल्दी ताबा की यदि बात करें, आगमनात्मक जो शिक्षण था वो किनका था, हिल्दी ताबा का था। आगमनात्मक जो शिक्षण है वो किनका है, हिल्दी ताबा का है। और ये निर्मितिवादी सिद्धांत है वो किनका है, जेरोम ब्रूनर का है। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, कौन सा युग्म सही नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब बालक छोटे छोटे समूह में समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है।
पैनल परिचर्चा एक है, पैनल बनाया जाता है जिसमें 4-5 शिक्षक हो सकते हैं या बच्चे हो सकते हैं, शिक्षकों का 4 या 5 शिक्षक शामिल होकर एक चर्चा के लिए पैनल बनाया जाता है, उसको बोलते हैं पैनल परिचर्चा। निर्मितिवादी उपागम बिल्कुल सही है, सिस्टम उपागम भी नहीं होता। अभिक्रमिक अनुदेशन ये स्किनर, बीएफ स्किनर ने दिया था, ये बीएफ स्किनर ने दिया था। देखिए निर्मितिवादी उपागम ये जेरोम ब्रूनर ने दिया था, जेरोम ब्रूनर ने। ये अलग अलग प्रकार के, जैसे सामाजिक निर्मितिवाद वाइगोस्की का है, तो निर्मितिवादी भी अलग अलग है। तो निर्मितिवाद में क्या होता है, बच्चा पहले छोटे छोटे समूह में उनको समस्या दी जाती है और समस्याओं का बच्चा स्वयं हल करता है, यानी स्वयं निर्माण करता है। इसलिए कौन सा सिद्धांत कहलाता है, निर्मितिवादी सिद्धांत होता है, यानी स्वयं सीखने में सहायता करता है। या स्वयं किसी कार्य को बनाने में या स्वयं सीखने में जो सहायक होता है वो कौन सा उपागम होता है, अपने निर्मितिवादी उपागम होता है। तो बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक है सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है। सांवेगिक बुद्धि से कौन सा घटक संबंधित नहीं है, देखो संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति, ये बिल्कुल राइट है। संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, प्रतिक्षण में संवेग किस प्रकार से आवेग संवेग है वो किस प्रकार से प्रतिक्षण कार्य करते हैं, उनका मूल्यांकन और उसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार से होती है, ये तो क्या अपने सांवेगिक बुद्धि से संबंधित है। दूसरा, विचारों का अनुबंधात्मक विस्तरण, बिल्कुल विचार किस में आते हैं, सांवेगिक बुद्धि में आते हैं, अपने संवेगों के अंदर निर्मित होते हैं। संवेगों का अबोध और उनका विश्लेषण करना, ये भी सांवेगिक बुद्धि का भाग है। संवेगों का अनियमितीकरण, अनियमितीकरण नहीं होता, क्या होता है, नियमितीकरण होता है। क्या होता है, नियमितीकरण होता है। संवेगों का निश्चित समय पर नियमितीकरण होना अत्यंत आवश्यक है, तभी सांवेगिक बुद्धि का घटक माना जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन अपने बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है। व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलन क्रियाशीलता ही क्या है, मानसिक स्वास्थ्य। हेडफील्ड ने ये बात कही थी कि व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता मानसिक स्वास्थ्य है, बिल्कुल सही बात है। प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया, ये नहीं है भी, ये क्या है, प्रक्षेपण और प्रतिकरण है। ये क्या है, समायोजन के तंत्र है, समायोजन की रक्षा युक्तियां हैं। समायोजन की क्या है, रक्षा युक्तियां हैं। तनाव, अंतर्द्वंद एवं हताश को कम करना, बिल्कुल सही है। जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने और उनका सामना करने की योग्यता भी क्या आती है, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित होती है। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं सम्मिलित होता, तो बी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये संवेग, प्रक्षेपण और प्रतिक्रिया निर्माण है, ये क्या है, समायोजन की रक्षात्मक युक्तियां कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डाइट। अब हमारे सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो शैक्षिक प्रबंधन से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डाइट 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन सी योजनाएं लाई गई थी। देखो शिक्षा नीति अब तक 3 बन चुकी है, 1968 में, 1986 में और नई शिक्षा नीति 2020 में। तो 1986 की जो शिक्षा नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उन्होंने क्या है, डाइट के संबंध में कौन सी योजनाएं, देखो डाइट के लिए उन्होंने एक तो लाया था अध्यापक शिक्षा, दूसरा था उनकी पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना। ये तीनों की तीनों चीजें हैं, वो कौन लेके आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। उसमें क्या नहीं था, विकास योजना सम्मिलित नहीं थी, प्रशिक्षण सम्मिलित नहीं था, और पुनर्गठन योजना तो सम्मिलित थी लेकिन शिक्षण प्रशिक्षण सम्मिलित नहीं था। अध्यापक शिक्षा का अध्यापक शिक्षा, पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन है, ये योजना है, तीनों योजना है 1986 की शिक्षा नीति के तहत, डाइट के तहत लाई गई थी। तो बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, आरोस की परीक्षाओं का वर्ष में कितनी बार आयोजन होता है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, इनकी शुरुआत 21 मार्च 2005 से। परीक्षा का आयोजन देखो वर्ष में 2 बार परीक्षा का आयोजन करती है। फर्स्ट टर्म होता है वो होता है मार्च और अप्रैल में, अप्रैल के महीने में। दूसरा इनका जो टर्म होता है वो होता है अक्टूबर और
नवंबर माह में, अक्टूबर और नवंबर माह में। याद रखना है, पहला जो स्टेम होता है परीक्षा का आयोजन होता है वो मार्च और अप्रैल में करवाया जाता है, दूसरा होता है वो अक्टूबर और नवंबर में करवाया जाता है। किसकी परीक्षा करवाता है? 10वीं की और अपने 12वीं बोर्ड की परीक्षा। कक्षा है वो कौन सी हो जाएगी? अपनी कक्षा 10 और कक्षा 12। इसके अंदर क्या है? टोटल 17 विषय हैं और इसके अंदर टोटल कितने विषय हैं? 21 विषय हैं। कुल कितने विषयों की परीक्षाओं का आयोजन करवाता है? तो 38 विषय सम्मिलित हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि 2 परीक्षाओं का आयोजन है। वर्ष में कितनी बार करवाता है परीक्षाओं का आयोजन? 2 बार करवाता है। कौन? अपना राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। नेक्स्ट देखो, RSTB किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक्स की शुरुआत 1973 में मानी जाती है। ठीक है, शुरुआत इन्होंने 1973 से, लेकिन पूर्ण कार्य है वो 1974 से शुरू किया था। इसकी नियमावली स्थान में हुई थी और इनका एक ही सिद्धांत है। ये क्या करता है? पुस्तकों का निर्माण, मुद्रण एवं वितरण, 1 से 12 तक की कक्षाओं की सभी किताबें जो बनती हैं उनका निर्माण करना, मुद्रण करना और वितरण करना। इनका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कौन होता है? अपने शिक्षा मंत्री होते हैं, जबकि वर्तमान में कौन है? मदन जी दिलावर। और इनका एक ही सिद्धांत है, वो कौन सा सिद्धांत है? नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नो लॉस नो प्रॉफिट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये केवल गवर्नमेंट विद्यालयों के नहीं बल्कि प्राइवेट जो विद्यालय हैं, प्राइवेट के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी किताबों का मुद्रण भी यही करता है, निजी विद्यालयों के लिए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SIQE कार्यक्रम के कौन से उद्देश्य हैं? यानी स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। क्या कार्य है? बाल केंद्रित शिक्षण के द्वारा बालक सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना। बालकों को, देखो, बाल केंद्रित शिक्षण को महत्व देता है, अर्थात बालकों को शिक्षा सीखने की क्या देना चाहिए? पर्याप्त अवसर देना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना। वर्तमान समय के अंदर जो परीक्षाओं का जो बच्चों के अंदर भय है, उस भय को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तीसरा, गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना, जैसे ABL है, CCE प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम हैं, ये इसी की देन है। तो गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना, तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा वाणी में प्राथमिक वर्ग के लिए मीना की कहानी कार्यक्रम का प्रसारण कितना किया जाता है? तो शिक्षा वाणी कार्यक्रम के अंदर जो मीना की कहानी है, शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन 2 कार्यक्रम हुए थे। एक इसके साथ साथ शिक्षा दर्शन भी हुआ था। ये रेडियो प्रसारण कार्यक्रम है। शिक्षा वाणी क्या है? रेडियो प्रसारण कार्यक्रम। और एक शिक्षा दर्शन था जो टीवी पर है, शिक्षा दर्शन DD राजस्थान पे चलता था, ये टीवी का प्रोग्राम है। ये दोनों ही नवाचार के रूप में आए थे कोरोना काल के समय। इसके अंदर मीना की जो कहानी है उसका कुल समय है वो होता है 15 मिनट का। कितने मिनट का समय होता है? 15 मिनट का समय होता है। तो बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्र सरकार व राज्य सरकार का समस्या के लिए वित्तीय अनुदान होता है। जो समस्या है उस समस्या के अंदर जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी केंद्र और जो राज्य है उनका जो अंशदान है उनका अनुपात कितना होता है? 60 और 40 का। यदि बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, यदि पूर्वोत्तर राज्य अगर पूछ लिया जाए तो उनका अनुपात होता है 90-10 का। तो यहां पर कितना होता है? 60 और 40, यानी 60% अनुदान सेंट्रल सरकार का होता है और 40% अनुदान है वो अपने राज्य सरकार का होता है। तो सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति में क्या पद नाम होता है? SMC जो है शाला का प्रधान समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति जो होती है, विद्यालय प्रबंधन समिति जो बनाई जाती है FSC जो बनती है
उसके अंदर जो विद्यालय का जो एचएम होता है, शाला का जो प्रधान यानी कि एचएम जो होता है, उस एचएम को किस नाम से या किस पदनाम से जाना जाएगा? वर्तमान में उसको पदेन सदस्य सचिव के नाम से जाना जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? पदेन सदस्य सचिव नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर आधारित थी? यदि बात करें कोठारी आयोग तो बी 2 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुदालियर आयोग ये 1952 में बना। सबसे पहले बना था राधाकृष्ण आयोग, राधाकृष्ण आयोग ये 1948 में बना था। उसके बाद में मुदालियर आयोग है 1952 में। उसके बाद में कोठारी आयोग है 1964 और 66 में। इसके जो मुख्य थे वो थे दौलतराम कोठारी, दौलतराम कोठारी। और इन्होंने सिफारिश की थी, क्या सिफारिश की थी कि स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति जारी की जाए। और इन्हीं सिफारिश पर जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति प्रथम शिक्षा नीति बनी थी। वो प्रथम शिक्षा नीति कौन सी थी? 1968 में। और अब इसके बाद में द्वितीय जो बनी वो कब बनी थी? 1986 में। और तृतीय जो है वो शिक्षा नीति कब बनी है? 2020 में। अब तक कितनी शिक्षा नीति बन चुकी है? 3। यदि प्रथम शिक्षा नीति की बात करें तो प्रथम शिक्षा नीति की सिफारिश किसने की थी? कोठारी आयोग ने की थी। 1964 और 66 में जो कोठारी आयोग था उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का निर्माण होना चाहिए। तो बी नंबर ऑप्शन अपने बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का, आज के मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन, नन्ही कली योजना कब प्रारंभ की गई? देखो नन्ही कली योजना की यदि बात करें, नन्ही कली योजना, इस योजना की शुरुआत तो हुई थी 1996 में। 1996 में आनंद महिंद्रा ने की थी। किसने की थी? महिंद्रा ने। आनंद में केस इसका इन्होंने केसी महिंद्रा ट्रस्ट था इनका एक, उस ट्रस्ट के पर इन्होंने शुरुआत की थी। और इनका मुख्य लक्ष्य क्या था? बालिका शिक्षा को बढ़ाना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। इसी योजना के तहत यानी केसी महिंद्रा ट्रस्ट के द्वारा नन्ही कली योजना की शुरुआत 1996 में की गई थी। कौन थे? आनंद महिंद्रा इनके ग्रुप के मुख्य चेयरमैन थे। इन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन हमारे राज्य यानी राजस्थान के अंदर, इस राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर ये योजना है वो वर्ष 2006-7 से लागू हुई थी। 2006 और 7 से क्या हुई थी? लागू हुई थी। तो राजस्थान राज्य की बात की जा रही है तो यहाँ वर्ष 2006 और 7 में इस योजना को लागू किया गया था। तो सी नंबर ऑप्शन अपने बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये हो गए अपने आज 13 मॉडल पेपर। सभी साथी मॉडल देखने के बाद जरूर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही साथ सेकंड ग्रेड की हमारी बुक लॉन्च हो चुकी है, बाजार में उपलब्ध है। जो भी साथी सेकंड ग्रेड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी बुक ले सकते हैं उत्तम पब्लिकेशन के नाम से। और साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो सॉल्यूशन, एक नए मॉडल के साथ। धन्यवाद।